हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS RRB PO के जो इंटरव्यू हैं वो पूरी तरह से ओवर हो गए हैं, इसीलिए अब ये वीडियो आ रही है। क्योंकि पहले ये वीडियो मैं डालने वाला था, फिर मैंने इसको पोस्टपोन किया क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता। लोग शायद पढ़ाई में उतना ध्यान ना देते, फिर लगता है अरे नहीं यार जॉब करें ना करें, उनका डबल माइंड जो है वो क्रिएट होता। मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हो जाती। इसीलिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो एक्चुअल जो रियल सिचुएशन है, ठीक है, पेपर्स पर क्या है वो अलग चीज़ें हैं, पेपर्स पर ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है अलग है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, ब्रांच में कितना काम रहता है, क्या आने जाने का सीन है, क्या छुट्टियों का सीन है, छुट्टियां कैसे मिलती भी हैं कि नहीं भी मिलती हैं, एंड आपके ऊपर कितना वर्क प्रेशर होगा। बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा जो एकदम रियल हैं, और ये हर आरआरबी के लिए हैं। इवन कॉमर्शियल बैंक्स में भी ऐसी ही हालत है, बट हमसे थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर बेटर सैलरीज है। सैलरी तो बेटर नहीं कहूँगा, ऑल 2000 रुपये अब सैलरी में भी फ़र्क है, अलाउंसेस बेटर हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर बना रहे हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो का पहला कमेंट देखिएगा, उसमें एक मैंने अपने ही चैनल का लिंक दिया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। रिक्वेस्ट है बस आपसे, उसको 1-2 वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर दीजिए बेसिकली। तो उम्मीद है इतना आप ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ चीज़। पहली बात की मतलब डेटा, मैंने कम से कम 60 से 65 ब्रांचेस जिस आरआरबी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की सिचुएशन देखी है। अदर आरआरबीज़ की मैंने देखी है, जैसे आपकी उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गई, आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हो गई, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे लिंक्स हैं, आपके बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो गई, और आपकी एक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गई। ठीक है, यहाँ से इवन आपकी जो प्रथमा यूपी बैंक हो गई, और एक आपकी विदर्भ कोणाकन। यहाँ पर जो जानने वाले लोग हैं वहाँ से, प्लस जो आरआरबी से मैं कर रहा हूँ, जो वर्क कर रहा हूँ वहाँ से, सब जगह ऑलमोस्ट सिचुएशन है, सॉरी, वो सिमिलर है। बहुत ही बेकार सिचुएशन है। पॉइंट वाइज स्टार्ट करेंगे आपको बताना कि क्या है। देखिए, नंबर 1, कुछ सैलरी की बात करें, मिलेगी टाइम पे सैलरी मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। सैलरी में ऐसा बिल्कुल भी इशू नहीं होगा कि आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। 1 महीने 2 महीने से स्टेट गवर्नमेंट्स में होता है बहुत जगहों पर, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी। नंबर 2, अलाउंसेस। अलग अलग आरआरबीज़ में अलग अलग, कुछ में कुछ फ्री अलाउंसेस हैं और कहीं पर कोई भी अलाउंसेस नहीं है, ना के बराबर अलाउंसेस हैं। पेट्रोल का भी नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर इंटरटेनमेंट तो मिल जाता है, बाकी बहुत सी अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ आरआरबीज़ में मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, आपका जो वो बैंक रिम्बर्स कर रही हो या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से इंश्योरेंस परचेज़ कर रखा हो, लेकिन जो भी आप और आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनका जो मेडिकल खर्चा है वो मेजॉरिटी ऑफ आरआरबीज़ में मिल जाता है। इन जगहों पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट मैं फिर से सैलरी से ही करूँगा। अभी तक जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारी, और जो रीजनल रूरल बैंक है, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के जो बहुत पहले हुआ था कि सेम पे होना चाहिए सेम वर्क के लिए, और ये डिसीजन भी दे दिया गया था कि जो आरआरबीज़ की सैलरी हैं, अलाउंसेस हैं, वो आईबीपीएस जो सारी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके इक्वल ही होना चाहिए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की। इसमें फेल्योर किसका है? इसमें फेल्योर है कम्प्लीटली यूनियन का। जब आपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है, ये डिसीजन आए हुए 15 साल 20 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाए हैं तो ये आपका फेल्योर है। इसीलिए अलग अलग आरआरबीज़ में अलग अलग तरह के अलाउंसेस हैं। कहीं पे 100-200 रुपये मिल जाते हैं, कहीं पे 2-4 हज़ार रुपये अलाउंसेस के रूप में मिल जाते हैं, मतलब पेट्रोल 10-15 लीटर मिल जाता है, और कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। सैलरी के फ्रंट पर भी जो हम इक्वल थे, अब वो इक्वल नहीं रह गए हैं, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक में जो कॉमर्शियल बैंक में एक मिलता है आपका लर्निंग अलाउंस, और उस पर डीए मिलता है। लर्निंग अलाउंस पे डीए मिलता है, ये आपका 600 रुपये है, और ये यहाँ उस पर जो भी डीए बने वो है। प्लस आपको रूरल एरिया में करने के लिए वर्क एक लोकेशन अलाउंस मिलता है कॉमर्शियल बैंक में, जो कि 700 रुपये है फिक्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अब रीजनल रूरल बैंक में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बोला था, जब ये दोनों जो हुए थे, इनको मतलब जो शुरुआत हुई थी इनकी, बेसिकली बोलें, ये हुई थी आपकी 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट में। तो जब 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट जब आपका रीजनल रूरल बैंक में लगाया गया, ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत से रियल कंडीशन यहाँ पता चलेंगी। ये लगाया गया तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आरआरबीज़ की रिस्ट्रक्चरिंग होने तक, मतलब उनके कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे,
मे बी गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट लाए, अपना शेयर हटा दे, पूरा स्पॉन्सर बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, प्राइवेट करे ना करे, क्या करे कुछ भी क्लियर नहीं है। मर्जर करेगा, क्या करेगा, स्पॉन्सर बैंक से मर्ज करेगा, सिर्फ एजम्पशंस हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, क्लियर गाइडलाइंस कुछ नहीं है, कोई भी क्लियर कोई ऑफिशियल सोर्स से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन उसमें ये चीज़ मेंशन थी जब सेटलमेंट लागू किया गया आरआरबीज़ में, कि जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है, जितने भी न्यू अलाउंस इंट्रोड्यूस हुए हैं 11th बाईपार्टाइट में, वो हम आरआरबीज़ को नहीं देंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है, उनका माने नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है जब तक रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस नहीं हो जाता है हम नहीं देंगे। अब रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में अगर उन्होंने 5 साल लगा दिए तो भैया 5 साल आपको नहीं मिलेगा। ये क्या बैक डेट से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस डेट में वो बोल देंगे वो मिलेगा, मिल जाए, यही बड़ी बात है। आरआरबीज़ में सैलरी मिलती है लेकिन अब वो भी इक्वल नहीं है, और अलाउंस के लिए आपको ये मान लीजिए रोना गाना पड़ जाता है। लेकिन यूनियंस भी उतनी सपोर्टिव है नहीं, ऑल इंडिया कभी स्ट्राइक होती नहीं है, 50 तरह की यूनियन बना रखी हैं, छोटी छोटी यूनियनबाजी यहाँ पर होती है। एक यूनियन दूसरे यूनियन का विरोध ही करती रहती है, तो कभी भी इसमें यूनिटी नहीं आती है। इवन कॉमर्शियल बैंक में भी सेम है, वहाँ भी यूनिटी नहीं है, वरना प्राइवेट हो ना पाते, यूनिटी है नहीं, तो ये अलाउंसेस कभी भी शायद नहीं आएंगे। पिछले 20 सालों से तो आए नहीं हैं, अगर 20 साल बाद आ भी रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर आप आज से 15 साल बाद 20 साल बाद ला रहे हो तो जितना लॉस हो गया है वो तो आपको मिलना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो आपको बेसिक मैंने सैलरी को लेकर बताया। अलाउंसेस में मेन चीज़ होता है आपका ट्रांसफ़र को लेकर। जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो भाई ट्रांसफ़र में शिफ्टिंग का बहुत सा खर्चा आता है। आप आरआरबीज़ में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र प्रोसेस समझिए, फिर इससे रिलेटेड जो पैसा मिलता है हम उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर बात अब ये आती है कि ट्रांसफ़र का रूल है क्या, है ना। पहले तो बात आती है रूल की, फिर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, ट्रांसफ़र का जो बेसिक हर आरआरबीज़ में देखा रूल्स ये है कि 6 ईयर्स तक आप एक रीजनल ऑफिस में कॉन्टीन्यूअस रह सकते हैं, और एक ब्रांच पे मैक्सिमम आप 3 साल के लिए लगातार रह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 ईयर्स तक आपको रीजनल ऑफिस चेंज होगा। मान के चलिए, देखिए अभी आरआरबीज़ का मर्जर होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हर स्टेट में एक आरआरबी ही होगी आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है, स्टेट वाइज आरआरबीज़ होंगी फॉर श्योर। ठीक है, मर्जर तो होगा ही, क्योंकि लगातार पीछे से होता आ रहा है मर्जर या एमलगमेशन, आप जो भी बोल दीजिए, वैसे एमलगमेशन होता है ये। तो मानो आपकी पोस्टिंग है भोपाल में, आपने 6 साल भोपाल में पूरा कर लिए, आपका घर में भी भोपाल में था, मैं भी भोपाल से दूर था, भोपाल के पास था, कुछ भी था। अब मानो आपको 6 साल बाद ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, इंदौर। वेरी गुड, ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्टेंस कितनी होगी, 500-700 किलोमीटर जो भी हो, इतनी तो होगी ही मेरे हिसाब से। हो गया, कोई बात नहीं, चलो 6 साल बाद ट्रांसफ़र कर दिया। कॉमर्शियल बैंक में क्या मिलता है? कॉमर्शियल बैंक में आपको मिलता है फर्नीचर, आपको मिलती है लीज़। किस लिए मिलती है आपको? कि भैया अगर आपका दूर ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप फैमिली को ले जाके वहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे। यहाँ पर ट्रांसफ़र तो करेंगे लेकिन बैंक है कि आप अपने खर्चे पे रहो, जाके हम नहीं देंगे। जब ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, जब कॉमर्शियल बैंक में भी आपकी जो स्पॉन्सर बैंक है वहाँ का एक बंदा अगर भोपाल से इंदौर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है, उसको तो फर्नीचर भी मिल रहा है, उसको तो लीज़ भी मिल रही है, वहाँ पर रेंट पर रहेगा उसको लीज़ मिलेगी। लेकिन आरआरबीज़ में आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। फर्नीचर लीज तो भूल जाइए। कॉमर्शियल बैंक में जब ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र शिफ्टिंग में जो भी आपका खर्चा आया है, जो भी ब्रेकेज हुआ है और जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आई है अपना सामान शिफ्ट करने में, वो सारी की सारी आपकी वहाँ रिम्बर्स हो जाती है कॉमर्शियल बैंक में। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स में क्या होता है, आपका कुछ नहीं मिलता है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग 6,000 से 8,000 रुपये तक फिक्स पैसा मिल जाता है, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, कि इतना दे दिया भैया, इतने में ही आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, ये उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है। 6,000 रुपये में शिफ्टिंग हो जाएगी। आज आरआरबीज़ का एरिया इतना बड़ा हो गया है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी, अलग बात थी। अभी आप देख लीजिए किसी भी जहाँ पर स्टेट लेवल बन गई हैं, 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप कैसे 8,000 में पूरा सामान शिफ्ट कर लेंगे? आप एक जगह रहेंगे, अब पूरी लाइफ ऐसा तो है नहीं कि सिंगल बेड में आप रह जाओगे, आपकी फैमिली होगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, एंड मे बी आपके बच्चे भी हों, मे बी आपका सामान बहुत ज़्यादा हो, कार लेंगे, बेड लेंगे, सब कुछ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अब पूरी लाइफ जॉब भी जब इसी में करनी है तो ऐसा तो है नहीं ऐसे ही काट देंगे। क्या वो 6,000 8,000 में ट्रांसफ़र हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कॉमर्शियल बैंक में तो फिर भी मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको ये सब नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब ट्रांसफ़र मैंने बताया ना कि 6 साल में आपका क्या होता है, रीजनल ऑफिस चेंज हो जाता है, और 3 साल में आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है। 3 साल में ब्रांच चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मानो भोपाल में पोस्टिंग है तो अब भोपाल में क्या होगा,
भाई बहुत सी ब्रांचेस होंगी, मानो 50 ब्रांचेस हैं, आपकी एक ब्रांच में पोस्टिंग हो गई, तो अब आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से भाई देख लोगे कि मुझे कहाँ रहना है, उसके आसपास रहना है, थोड़ा आसपास जो भी ढंग का एरिया हुआ, अब वहाँ आपने घर ले लिया, ठीक है, वहाँ आप रहने लगे। अब रहने के बाद आपको ये तो मन में होता है ना कि चलो यार 3 साल रहूँगा एक उस पर, कोई मतलब नहीं है। आपको साल में 2 बार भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साल में 3 बार भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 साल बाद भी हटा सकते हैं, 3 साल बाद भी हटा सकते हैं, मन हुआ तो 4 साल बाद भी हटा सकते हैं। ये है इनका नियम। यहाँ पर हर आरआरबीज़ में यही हाल है, जब मन है तब ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिर्फ ये बोल करके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे। ये कौन सा ग्राउंड होता है, आप क्या, कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको बोल दिया आप जाइए, ठीक है। आपका विद इन रीजनल ऑफिस कहीं भी आपका ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे रीज़न, क्या बोलेंगे, चलिए आपकी रीज़न एक बहुत ही बढ़िया सा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, इसको बोल के आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर किसी आदमी का आप 6-6 महीने पे ट्रांसफ़र करते रहोगे, जब तक वो चीज़ें समझेगा, कस्टमर को पहचानेगा, तब तक उसका क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है ट्रांसफ़र का आरआरबीज़ में, पॉलिटिक्स। किस चीज़ की पॉलिटिक्स, लोकल लेवल पर यूनियन की पॉलिटिक्स। दूसरा रीज़न क्या है, रीजनल मैनेजर से आपकी कितनी बनती है, आप उनका कितना उनके हिसाब से काम करते हो, उनके आगे पीछे कितना घूमते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये है, एक जो अगर सपोज़ किसी रीजनल मैनेजर एक यूनियन का है, वैसे रीजनल मैनेजर कभी कभी यूनियंस में होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, लेकिन पहले तो वो किसी यूनियन में रहे होते हैं, या रीजनल मैनेजर की जिस यूनियन से अच्छी बनती है, आप उसकी अगेंस्ट यूनियन वाले हो, तो आपको इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों, ज़रूरी नहीं कि ये सोच करें कि आप दूसरी यूनियन के हो तो आपका ट्रांसफ़र किया ही जाए, अपनी यूनियन के लोगों को सेट करने के चक्कर में आप इधर उधर परेशान होंगे, ठीक है। जो आपका एचआर हेड है वो किसी और यूनियन का है, आप किसी और यूनियन से हो, तो वो अपने लोगों को सेट करेगा। कोई बैंक की परफॉर्मेंस देख के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कैसे बैंक की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, कैसे ब्रांच की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, इसको देख के स्टाफ का लोकेशन बिल्कुल नहीं होता है। मे बी 10% रीजनल ऑफिस में ऐसा होता हो, कहीं नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। पूरा और पूरा मुंह देखी, कितने आप उनके अच्छे से बातें कर रहे हो, कितना आप उनके आगे पीछे घूम रहे हो, कितने आपके टर्म्स अच्छे हैं, कितने आपके यूनियन से टर्म्स अच्छे हैं, इस बेस पर आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये होती है बेसिक सी चीज़ जो कि आपकी रीजनल ऑफिस के अंदर के ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, बहुत ही घटिया है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहने वाले नहीं हो तो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये चीज़ हो जाती है। अब बात आती है जब 6 साल बाद आपका रीजनल ऑफिस चेंज होगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होंगे आपके हेड ऑफिसेस से, हेड ऑफिस से आपका ट्रांसफ़र होगा एक आरओ से दूसरे आरओ। अगेन सेम चीज़ है, कितने लिंक्स आपके अच्छे हैं, यूनियन से कितने लिंक अच्छे हैं। अगर हेड ऑफिस में कोई जानने वाला है तब तो आपका ट्रांसफ़र बढ़िया जगह हो जाएगा, मे बी आपके घर के पास हो जाए, मे बी आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाए, वरना आप इधर उधर कर दिए जाओगे। आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाते रहोगे, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाते रहोगे, आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती रहेगी विदाउट एनी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रीज़न इन लोगों को देना ज़रूरत नहीं होता है, क्यों रिजेक्ट किया, सेम ग्राउंड पे किसी और का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इधर उधर बोलते रहोगे अपनी बात, ये होती है। बात अगर करें होम पोस्टिंग की, लोग पूछते हैं सर कितने दिनों में होम पोस्टिंग मिल जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक है आपके कितने अच्छे लिंक्स हैं बैंक्स में। बैंक में कितने अच्छे लिंक हैं, आपकी पोस्टिंग ही होम आपके डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो सकती है। आपके लिंक्स अच्छे नहीं हैं तो आपको 10 साल भी लग सकता है अपने घर पहुंचने में, या आपको 2 साल में भी आ सकते हो। ये कम्प्लीटली लक पर मैटर करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे मैटर करता है 10%, कि अगर आपके ऊपर बैठा जो मैनेजमेंट है, जो रीजनल मैनेजर है, अगर वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भाई स्टाफ मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप हम इसको इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग पोस्टिंग दें, इसको इसके कन्वीनियंट पोस्टिंग दें, अगर ऐसा सोचने वाला है तो आपको मिल जाएगी। वरना ये कम्प्लीटली यूनियन पॉलिटिक्स इन्हीं में बेस्ड है। और आरआरबीज़ में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है, जो लोग भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि कुछ स्टाफ तो बहुत ज़्यादा ख़राब टाइप का है, जिनका सिर्फ पूरा पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पे है, ठीक है। एक जो पुराना स्टाफ है बहुत ज़्यादा, उसमें से कुछ स्टाफ ऐसा भी है जिनकी ये मानसिकता ही है, अरे कुछ काम नहीं कर रहे, जो है देखा जाएगा, पूरा काम में भी आपके ऊपर आ जाए, आप शायद वैसे ना रह पाओ, आपको लगे नहीं यार काम तो करना चाहिए, सैलरी ले रहे हैं। तो इस तरह का पूरा यहाँ पर सीन बना हुआ है। होम पोस्टिंग समझ गए, ट्रांसफ़र समझ गए, ब्रांच की हालत बता देते हैं। ब्रांच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ओके से लेकर के बहुत ही घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो शायद 1-2% ब्रांचेस में मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। बात करते हैं वॉशरूम से, टॉयलेट से। वॉशरूम्स एक होगा जो कि फीमेल एंड मेल मोस्टली, मतलब ये मोस्टली ब्रांच कर रहा हूँ मैं, 5-10% में कहीं ना हो अलग बात है, दोनों के लिए सेम होगा।
कुछ ब्रांचेस ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर वॉशरूम्स ना हो। अब शायद हो गया हो, लेकिन पिछले 1-2 सालों 3 साल पहले तक तो ऐसा था जहाँ पर वॉशरूम्स भी एक नहीं थे, और ये इतनी पैथेटिक कंडीशन में थे जो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन अभी भी जो ब्रांचेस में वॉशरूम्स हैं वो इतनी पैथेटिक कंडीशन में हैं जो आप बस यूज़ करने में आपको यही लगेगा कि ठीक है अब करना है तो करना है, ऐसी चीज़ें आपके लिए हैं, ऐसी हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पैसे बनाने पर है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने पर है और अपने लेवल की पॉलिटिक्स करने पर है, ठीक है। एंड बैंक्स कितने लॉस में हैं वो आप धीरे धीरे जब जाएंगे बैंक के अंदर तो आपको खुद दिख जाएगा कि प्रॉफिट जो दिखाया जाता है कि हम इतने प्रॉफिट में हैं, एक्चुअली क्या सीन चल रहा है वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा ही। ये होगी आपकी वॉशरूम्स की हालत। अब बात करें ब्रांच की हालत। ब्रांच पे ऐसा भी हो सकता है कि ढंग का पेंट भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रूफ से है बारिश में वहाँ से पानी टपक रहा हो, बहुत जगह ऐसा होता है, हो रहा है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हों वहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर सीन है। एसी की बात करें तो शायद 5% ब्रांच में आपको कहीं कहीं मिल जाए, वरना आपको कहीं भी एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। इवन रीजनल ऑफिस भी बहुत से ख़राब जगहों पर हैं, ढंग के रीजनल ऑफिस भी नहीं बने हुए हैं। तो ओवरऑल तरह की ये कंडीशन हो गई आपकी ब्रांचेस की इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। बैंक में क्या होता है, वर्किंग करने के लिए एक अलग सी कनेक्टिविटी होती है। बेसिकली आप उसको इंट्रानेट बोल सकते हो, जो बैंक का अपना होता है, ठीक है। डेली आएगी नहीं, कस्टमर से लड़ाई होगा, आपके सिस्टम्स वर्क करते नहीं हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके ब्रांच की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, लेकिन कभी ये चीज़ आपकी नहीं देखेंगे कि बैंक में कितने दिन कनेक्टिविटी या नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से काम हॉल्ट हो रहा है। वो उस चीज़ को लेकर के कभी भी चीज़ें काउंट नहीं करती हैं। तो ये हो गई बात आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की। वर्क प्रेशर, देखिए वर्क प्रेशर अगर हम बात करें कंपैरिजन में कॉमर्शियल बैंक के, तो कॉमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में जो वर्क प्रेशर है कम है। मैं नहीं कहूँगा कि उनके इक्वल है या उनसे ज़्यादा है, डेफिनेटली कम है। वर्क प्रेशर सिटी ब्रांच और रीजनल ऑफिस के जितने पास आपकी ब्रांच होगी वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा होगा जितनी दूर और इंटीरियर की ब्रांच होगी, ठीक है। रूरल में भी इंटीरियर जहाँ पहुँचना मुश्किल है वहाँ वर्क प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि रीजनल मैनेजर भी सोचता है वहाँ जाने के लिए स्टाफ तो मिलेगा नहीं, किसकी पोस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो। ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। वर्क प्रेशर ऐसा है कि आपका रीजनल मैनेजर कैसा है, ठीक है। रीजनल मैनेजर बढ़िया है, अगर उसके परफॉर्मेंस पे इशू मतलब देखना है तो फोकस करेगा भाई हाँ थोड़ा सा आप लोन बांटो, अपना रिकवरी करो, क्वालिटी लोन्स करो, ऐसे लोन्स करो जिनका पैसा आ जाए, किसी ऐसे वैसे को मत दे दो। अगर आपका ऐसे हुआ रीजनल मैनेजर इसको अपने नंबर बनाने हैं, आगे प्रमोशन लेना है, बस अपने ऊपर के मैनेजमेंट को खुश करना है, जो मैक्सिमम आरएम्स ऐसे ही हैं, बस अपने ऊपर के मैनेजमेंट को खुश करना है। वो आपसे क्या प्रेशर डालेंगे, हाँ लोन करो, क्यों नहीं कर रहे, वाली किसी का भी कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो, इसका रिन्यूअल कर दो, मतलब आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपसे गलत काम करने को बोला जाएगा कि हाँ कैसे भी किसी का भी लोन कर दो, रिकवर हो ना हो, बस उनको फिगर्स चाहिए कि आपने आज इतने लोन कर दिए। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बैंक्स के टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए, ठीक है। बहुत सी HDFC से, HSBC से मान लीजिए, बजाज एलियांज से मान लीजिए, किसी से भी मान लीजिए, ठीक है। तो इन थर्ड पार्टी कंपनी से टाई अप होते हैं कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट बेचेंगे, उस पर क्या मिलता है, बैंक को मिलता है कमीशन। अब उसके लिए क्या होता है, कमीशन मिलता है। कमीशन में भी जो है अब आपको ये करना होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि आज आपको कम से कम 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस बेचना है, आज आपको 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस बेचना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मैंने पढ़ाई थी इंटरव्यू में, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपके अकाउंट हो गए, अटल पेंशन योजना हो गई, आपकी सुरक्षा बीमा योजना हो गई, इनको लेकर प्रेशर डाला जाएगा कि करो आज 100 करो, 150 करो। आप ऐसी बैंक में पोस्टेड हो जहाँ ना इंटरनेट बैंकिंग है मोस्टली, ना आपकी मोबाइल बैंकिंग ढंग से चलती है, ना आपके ATM ढंग से चलते हैं, मैक्सिमम जगहों पर यही कंडीशन है, ठीक है। आपका जो कंडीशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद ख़राब है, एक ढंग का कस्टमर वहाँ पे आना नहीं चाहता है। जो बहुत ही पुअर है या जहाँ पे कोई और ब्रांचेस नहीं है वो कस्टमर आपके साथ आना चाह रहा है, या बेसिकली बोलें जो हमारा गरीब तबका है वो आपकी बैंक में आके अकाउंट खुलवाता है, ठीक है। अब आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ये सब बेचने के लिए अगर दबाव डालते हो तो ये गलत तरीके से ही बिकते हैं, मैक्सिमम जगहों पर गलत तरीके से बिकते हैं। कैसे? कोई लोन लेने आया, लोन पेपर्स के साथ उससे इंश्योरेंस पेपर के भी साइन करा लिए, उसको गलत जानकारी दी कि भैया उसको 1 लाख का लोन चाहिए, उसको 1,20,000 का लोन कर दिया, बोला नहीं 20,000 का तो ये इंश्योरेंस होगा, ये कंपलसरी है, ये होना ज़रूरी है, हेड ऑफिस से आदेश है।
ऐसे बोल के ज़बरदस्ती करा जाता है। उस गरीब आदमी के ये 20,000 रुपये जाते हैं, शायद जिसको उसकी नीड भी नहीं है, उसकी नीड उसके खाने पीने का तो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, आप उसको 20,000 रुपये का इंश्योरेंस और थमा दे रहे हो, सिर्फ किस चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में, अपने अपने सबके प्रॉफिट के चक्कर में। तो थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर, ये बेचो वो बेचो, और डेफिनेटली आपको गलत तरीके से ही बेचना पड़ेगा। सिटी ब्रांचेस में तो एक बार फिर बिक जाएंगे, जब आप रूरल और एक्सट्रीम रूरल एरिया में पोस्टिंग होगी तो आसान नहीं होते हैं इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से लोगों को समझा के दे पाना, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर होता है वो भी इतनी तरह से इलिटरेट नहीं होता है। जो बहुत पढ़ा लिखा अच्छा है वो कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाता है, आपकी ग्रामीण बैंक में आके अकाउंट खुलवाता ही नहीं है। तो ये बात है यहाँ पर वर्क प्रेशर की। तो इसीलिए कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर एसबीआई जूनियर एसोसिएट में हो गया है आपका जेईई में तो आरआरबीपीओ ज्वाइन करें ना करें, तो भी मैंने कहा था अगर आपको बैंक में ही रहना है और आप प्रेशर झेलना है, प्रमोशंस लेने हैं, अच्छा करियर बनाना है, एसबीआई नो डाउट जाइए, एक ब्रांड नेम है, एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ट्रांसफ़र के डर भी ज़्यादा होंगे, पॉलिटिक्स वहाँ भी है, आपको ऑल इंडिया भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। आरआरबी में अगर आपको 500 किलोमीटर भेज सकते हैं तो वहाँ आपको 4,000 किलोमीटर भेज सकते हैं। आपकी पोस्टिंग अच्छी खासी दिल्ली में चल रही है, किसी से थोड़ी बात बिगड़ी, थोड़ा सा आपने उनके मन का नहीं किया, आपकी पोस्टिंग चेन्नई में जा करके या तमिलनाडु के किसी एक्सट्रीम रूरल एरिया में कर दिया, शायद जिसका आपने कभी नाम भी ना सुना हो, तो ऐसी जगह पर भी आपकी पोस्टिंग कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी एटलीस्ट वहाँ पर प्रेशर तो है, सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं, एक ब्रांड नेम है, एक करियर की आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशंस जल्दी जल्दी हैं। यहाँ पर 6 साल पे आपका मिनिमम प्रमोशन है, ये 7 साल पे जाता है बेसिकली ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से देखें तो, इसलिए आप उसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कम है, ट्रांसफ़र के जो एरिया है बहुत लिमिटेड है, घर के पास पोस्टिंग मिलने के चांसेस हाई हैं, थोड़ा सा अगर बन जाएगी तो हो जाता है। तो इस वजहों से आरआरबीपीओ बेटर है, अब आपको डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसको शेयर करिए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एक चैनल का लिंक दिया है उसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।